एपीजे अब्दुल कलाम के साथ आप उनके एडवाइजर रहे हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा राष्ट्रपति का क्या काम होता है। थोड़ा आप बता पाएंगे कि राष्ट्रपति का एक योगदान क्या होता है कंट्री के लिए? One of the powers which the president of India has is to दो तरह की राजनीति होती है एज पर डॉक्टर कलाम, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। तो डॉक्टर कलाम कहते थे कि 30% पॉलिटिकल पॉलिटिक्स होगी, 70% डेवलपमेंटल होनी चाहिए। और उनका जो सबसे बड़ा दुख था वो ये था कि उल्टा होता है। सृजनपाल सिंह, सोशल एंटरप्रेन्योर, ऑथर और फॉर्मर एडवाइजर टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका मिशन है न्यूजन इन्वेस्टर्स को तैयार करना और डॉक्टर कलाम के विजन को आगे बढ़ाना। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? डोनाल्ड ट्रंप वर्जन 2.0 जो अब आ रहे हैं, 3 दर्जन क्राइम के लिए ही इज कन्विक्टेड, 2 बार इम्पीच हो चुके हैं, 2 बिलियन का डेट आ गया एंड येट ही विंस। दिस विल चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर विल नाउ शिफ्ट। कैसे शिफ्ट होगा? शिफ्ट ऐसे होगा कि इंडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ टू प्ले बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो इन ब्रिक, जिसमें ये सब यूरोपियन और अमेरिकन नहीं है। और दूसरा, हम एक चाइना के अगेंस्ट जो क्वाड है, हम उसके भी पार्ट हैं, तो हम दोनों साइड हैं। आई थिंक वी आर क्वाइट स्मार्ट नाउ। हम we know how to, diplomatically we play very well. This current US elections, for instance, are the worst in terms of language. एक व्यक्ति वो उसको बोल रही है कि ये नाज़ी है, बाइडेन को बोल रहे हैं ये तो मंदबुद्धि है। इमेजिन जो उनके नीचे लोग बैठे होंगे वो लोग भी ऐसी बातें करेंगे, और वही इंडिया में भी होने लगता है। एक पॉलिटिशियन के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी। गवर्नमेंट में उनको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि वो मैंने पैसे कमाए कहाँ से। पैसा कमाना बुरा नहीं होता, गलत पैसा कमाना बुरा होता है। एंड द अदर बिगर प्रॉब्लम कम्स व्हेन वन हैंड फीड्स द अदर। जब आप सरकारी पद का दुरुपयोग करके अपने प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट करते हो। अप्रत्यक्ष करप्शन 90% के ऊपर होता है। डायरेक्टली नहीं दे रहा आपकी जेब से कोई पैसा, लेकिन दे आप ही रहे हो उस करप्शन का भी पैसा। दैट करप्शन इज इवन वर्स। जब आप बोलते हो ना थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऐसे नंबर्स आते हैं, उसका कंपैरिजन वो 100-200 रुपए वाले करप्शन से आप कर ही नहीं सकते हो। द प्रॉब्लम इज द वंस हु आर सपोज्ड टू प्लग द करप्शन आर द वंस हु आर बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम इट। तो आप चोर को कोतवाल नहीं बना सकते हो हमेशा। पर वो करते क्यों नहीं सर? मतलब उसका कुछ रीजन, आपने इतने साल की स्टडी करी होगी, आपने कुछ मतलब सपोज आपके पास एक ऐसी भैंस थी जो बहुत दूध देती थी, हाँ, तो आप उसको खत्म थोड़ी ना कर दोगे जल्दी। अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा तो फिर तो गवर्नमेंट का रोल ही कम हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती नहीं है ऐसा। तो ऐसे ही तो होना ही चाहिए ना। गवर्नमेंट का रोल तो कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल वहाँ होना चाहिए जहाँ हाँ, तो मैं सर थोड़ा इस पॉडकास्ट की शुरुआत कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा कि आप एपीजे अब्दुल कलाम के साथ आप उनके एडवाइज़र रहे हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा राष्ट्रपति का क्या काम होता है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोगों को नहीं पता होगा। अगर गूगल पे भी हम लिखते हैं, मैं गूगल पे सर्च करूँगा कि ना एक राष्ट्रपति का क्या योगदान होता है, तो विकिपीडिया का पहला जवाब आता है कि सिर्फ इमरजेंसी लगाने के काम में आते हैं। अगर आप गूगल करोगे देखोगे, और ज़्यादातर लोग वहीं से पता करते हैं कि यार कौन क्या काम करता है। तो आपने उनके साथ काम किया है सर, तो थोड़ा आप बता पाएंगे कि राष्ट्रपति का एक योगदान क्या होता है कंट्री के लिए? वैसे तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री है। सो राष्ट्रपति का काम एक सीमित दायरे में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्य है। ठीक। और होना भी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, दैट्स व्हाट यू हैव चोजन। अनलाइक जैसे यूएस में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच में, तो यूएस में राष्ट्रपति इज अ डायरेक्ट इलेक्शन। सो उनके यहाँ पार्लियामेंट हमारे जैसी नहीं होती है, तो दिस अ डिफरेंट सिस्टम। वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर एंड अ प्रेसिडेंट, और बहुत देशों में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, सो ये भी सत्य है। प्रेसिडेंट जो सेना होती हैं उनका भी प्रधान होता है, तो द एलिजेंस जो सेना, हमारी तीनों सेनाएं हैं, उनका सुप्रीम कमांडर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ये तो नोशनल चीज़ें हैं, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज टू रन एज पर द विल ऑफ द कैबिनेट, एंड द विल ऑफ द कैबिनेट इज द विल ऑफ द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट इज विल ऑफ द पीपल। सो अगेन कोई इसमें गलत नहीं है। हाँ। लेकिन अधिकतर राष्ट्रपति अप टिल डॉक्टर कलाम वर बेसिकली लिमिटेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर कलाम जब प्रेसिडेंट बने तो 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐसी करी विच एक्चुअली showed some power of the president of India. ओके। One of the powers which the president of India has is to send certain bills, जो ordinary bills होते हैं, जो पार्लियामेंट से पास होते हैं, he can send it back to the cabinet or the parliament for reconsideration. That is one power which the president has. डॉक्टर कलाम ने उसको यूज़ किया था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल था, जिसकी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी हुए, और उसमें बहुत, आज भी अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारे स्पेकुलेशंस मिलेंगे इसके बारे में।
But he was one president who, with the advice of his legal team, took the action, power of the president to send bills back for reconsideration. Now, टेक्निकली अगर चाहे तो पार्लियामेंट दोबारा पास करके कैबिनेट के थ्रू दोबारा भेजेगी तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, ये मैंडेटेड है। लेकिन एक बार अगर भारत का सर्वोच्च जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हेड है, इफ ही और शी सेंड्स अ बिल बैक, यूजुअली जो पब्लिक इमेज होती है वो भी प्ले करती है थोड़ा वहां पर। तो वन सो पावर, हर चीज में पावर इज नॉट जस्ट व्हाट इज रिटन इन स्टोन। पावर वो भी होती है जो पब्लिक के मन में होती है, द पावर ऑफ द पीपल, बिकॉज इट्स अ पीपल्स, वी आर अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो the president can influence such public opinion as well, and it happened with office profit bill. थोड़ा सा बताओगे सर पूरा इसको? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल ये था कि देयर वाज अ नटशेल में बताते हैं, बहुत लंबी चीज है, हाँ, थोड़ा सी। बट नटशेल में इट वाज अ बिल वेयर द कंट्रोवर्सी वाज कि कुछ लोग जो सरकार में पद लिए हैं, पदासीन हैं, वो क्या कोई और पद भी ले सकते हैं, कहीं और भी काम कर सकते हैं। तो क्या आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी, यानी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसको आपको फायदा भी हो और आप एक पद उसमें भी लिए हुए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है आपका। हाँ। सो इसको लेकर के हुआ था, एंड देयर वाज अ उस समय की गवर्नमेंट के साथ आई डोंट थिंक डॉक्टर कलाम वाज इन एनी एग्रीमेंट, सो ही सेंट दैट बिल बैक कि इसमें मेरे को ये दिख रहा है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, एंड इट डजंट मेक सेंस कि आप एक काम करो, अगर आपको दिया जा रहा है, आप अलग अलग जगह से आप नहीं कर सकते हो ना, सरकार में दो जगह काम कर सकते हो। हाँ, हाँ, राइट। सो ही सेंट इट बैक। उसकी वजह से जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बन रही थी, आई थिंक यूपीए 1 गवर्नमेंट में, दैट वाज हेल्ड बैक फॉर अ व्हाइल। दैट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल में, सो ही सेंट इट बैक and it could not be passed in that particular order in that time. So that is one power. The other power was Dr. Kalam was asked to dismiss 2 state governments through his tenure. बरखा पहले आजकल नहीं होता है, बट 2000 के दशक में सरकारें, केंद्र सरकारें राज्य सरकारों को खूब बर्खास्त कर देती थी, एंड दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ वे। जो भारत की जो है कि एक विधानसभा होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, लोकसभा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बात पे स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करना शुरू कर देगी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर और विधानसभा की पावर का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। उनको सही याद है, हाँ। सो इट हैज़ बीन, तो 2 ऐसे ओकेजन हुए थे और अलग-अलग प्रधानमंत्री थे दोनों बार, जहाँ डॉक्टर कलाम ने कहा कि इस जो बर्खास्त हो रही है राज्य सरकार, इसको आप रिकंसिडर करिए, और दोनों बार केंद्र सरकार ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। ओके। सो देयर वाज सम, सो दीस काइंड ऑफ नोशनल पावर्स अ प्रेसिडेंट हैज़, बट उसके लिए प्रेसिडेंट हैज़ टू बी आइकॉनिक। कुछ कुर्सियाँ होती हैं जो जिस पे इंसान बैठ के पावरफुल हो जाता है, कुछ इंसान होते हैं किसी भी कुर्सी पे बैठते हैं तो पावरफुल हो जाती है वो कुर्सी। सो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। दैट इज़ व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बैठाएँ, वो व्यक्ति ऐसा गणमान्य और गरिमामय हो कि जिससे देश के जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड फील करें। जैसे डॉक्टर कलाम के साथ है ना, पीपल विल से कि इनका डिसीजन है तो कुछ सोच के बोला होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जब न्यूक्लियर पैक्ट भारत का एक कंट्रोवर्सी आई थी कि क्या यूएस के साथ इंडिया को डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो 123 हाइट पैक्ट था, शुड इंडिया डू इट? सो ही वाज द वन हु वाज अप्रोच्ड बाय द गवर्नमेंट कि प्लीज आप कन्विंस करिए। मैं जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिम, तो कुडानाकुलम का एक केस हुआ था 2011 नवंबर में, जब फुकुशिमा में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। तो ये हुआ था कि कुडानाकुलम में जो इंडिया का पावर प्लांट है, दैट शुड बी स्क्रैप्ड, और वो बन चुका था, मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। सो दे सेड कि नहीं फुकुशिमा में डिजास्टर हुआ है, हमारे यहाँ भी हो जाएगा, तो हमारे यहाँ भी न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो जाएगा। सो देन ही वेंट एंड आई वाज विद हिम एंड वी रोट मेनी आर्टिकल्स टुगेदर टू हेल्प पब्लिक अंडरस्टैंड कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ गुड थिंग फॉर द कंट्री, एंड इट इज नॉट उतना रिस्की नहीं है जितना फुकुशिमा है। वो पुराने जमाने का था, ये नए जमाने का प्लांट है, एंड कुडानाकुलम टुडे इज वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली। मतलब उसी से इंस्पायर होकर इंडिया ने अपना ही न्यूक्लियर प्लांट बनाना सीख लिया, और वो लास्ट ईयर वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर प्लांट, राइट? सो समटाइम्स यू हैव सच आइकॉनिक पीपल। तो बात ऑफ कोर्स राष्ट्रपति की पद की गरिमा तो होती ही है, लेकिन राष्ट्रपति के पद पे जो है उसकी भी अपनी एक गरिमा होती है, राइट। तो उसके बेसिस पे भी तो अभी जो करंट राष्ट्रपति जी हैं हमारी, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक शी इज अ वंडरफुल। अगर आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए तो the president of India's life is iconic. She went through इतने turmoil in life. She lost everyone almost. मतलब through her journey of life.
ऑल हर फैमिली, शी वाज ऑलमोस्ट लेफ्ट अलोन। एंड उसके बाद एज ए ट्राइबल वुमन एंड समबडी हु वर्कड इन द ट्राइबल कॉज, उसके बाद वो इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट हर वेरी ब्रीफली वाज व्हेन शी वाज द गवर्नर। और वेरी जेंटल लेडी है बट वेरी फर्म इन हर डिसीजन। मैं तो उतना ही, आई हैव नॉट रियली वर्कड विद हर, लेकिन आई थिंक इट्स आल्सो शोज कि अगर मैडम ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक ट्राइबल बेटी कुछ भी बन सकती है इस देश में। इट जस्ट शोज कि आपको कोई बहुत बड़े घराने में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। आप एक ट्राइबल फैमिली में एज़ अ गर्ल, और उस ज़माने में तो गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत अंतर था, अभी भी है लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। यू कैन चूज़ टू बी एनीथिंग इवन इफ लाइफ इज़ रादर क्रूअल विद यू, विद द काइंड ऑफ थिंग्स यू गो थ्रू, राइट? उन लॉसेस के बावजूद शी रोज टू दिस ओकेजन। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। राइट। अभी अपन बात कर रहे थे, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आप बोल रहे थे इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब अगर कोई दूसरा पद ले लेते हैं तो। बट अभी के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो साइड में बिजनेस भी करते हैं और उनके पास बहुत इनकम होती है। मतलब एक एक पॉलिटिशियन के पास 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, और गवर्नमेंट में उनको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि वो मैंने पैसे कमाए कहाँ से। तो ये जो वे जा रहा है, इज राइट और रॉन्ग? टू दिस इज अ वेरी, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देंगे ना तो हम एक बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड लीनिंग आंसर देंगे। इंडिया में अगर आप पॉलिटिशियन बोलते हैं, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, तो ऐसा तो नहीं है आपको पेंशन मिलने लगती है ना, कि अब सरकार आपको फंड करेगी, आज से आप पॉलिटिशियन बनेंगे, आप जीतेंगे तो भी मिलेगी, हारेंगे तो भी मिलेगी। अनलाइक कॉर्पोरेट ना, आप आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सैलरी मिलनी बंद हो जाती है, कि मान लीजिए आपने थोड़ा, आपको बी रेटिंग मिल गई तो आपकी सैलरी जीरो नहीं हो जाती है। पॉलिटिक्स में आइदर यू आर ए प्लस और या जीरो, राइट? सो one has to, so there's no harm in having a source of valid income। देखो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो वही लोग आ पाएंगे जिनके पास इतना धन पड़ा हुआ है पहले से, पुश्तैनी धन है, फिर तो राजा महाराजा ही बनेंगे। नहीं तो आप तो उनकी कौन बात पैसे भी लाएगा? उनकी बात भी कर सकते हो सर। पुराने, आज मैं एक बात कर रहा था। हाँ, सो देर आर सर्टेन पीपल। तो पैसा कमाना बुरा नहीं होता, गलत पैसा कमाना बुरा होता है ना? और अगर वो ऐसा बन जाता है कि वो आपके जो, जब आप पदासीन है, अगर आप एक मिनिस्टर हैं और उसके बाद आप कुछ और काम भी पैरेलली कर रहे हैं, तो आपके जो मिनिस्टर में टाइम आपको जाना चाहिए, जो आपको ध्यान देना चाहिए, क्या आप वो दे पा रहे हो? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड इट्स अ फुल टाइम जॉब। हाँ। द अदर बिगर प्रॉब्लम कम्स व्हेन वन हैंड फीड्स द अदर, यू नो, जब आप सरकारी पद का दुरुपयोग करके अपने प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट करते हो, दैट इज वेयर देयर इज नथिंग ग्रे अबाउट इट, दैट इज करप्शन। हाँ। ठीक है? सो अब अगर ये हम कहते हैं कि भारत की संसद में, एंड ओवर टाइम, आज की बात नहीं है ये, 20 साल का आप डेटा ले लीजिए, तो 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट कॉलेजेस या किसी प्रकार का प्राइवेट एजुकेशन या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। उसके डायरेक्ट कंपटीशन में सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं। उस सरकारी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी, सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल की पॉलिसी, क्या वो व्यक्ति डिसाइड कर रहा है जिसका इंटरेस्ट ये है कि वो सरकारी स्कूल थोड़ा खराब रहे ताकि उसका प्राइवेट स्कूल चलता रहे? यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्शन एंड हैविंग योर साइड बिजनेस, यू नो, व्हिच इज क्लीन साइड बिजनेस। वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड, तो नुआंसेस हैं, इसमें भी लेयर्स हैं। हम अगर ये एकदम स्वीपिंग रिमार्क कर देंगे कि आप कोई आप काम नहीं कर सकते, तो फिर देन देयर हैज टू बी सम वे फॉर देम टू अर्न देयर लाइवलीहुड ना। कैसे चलाएंगे लाइवलीहुड? फिर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा ही नहीं जो कहता है कि भाई ये मैं पॉलिटिक्स पैशन के लिए कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन पर्सन, आई हैव बिल्ट माई सेल्फ। वो आ ही नहीं पाएगा। आप ललित नारायण मिश्रा जी के बारे में जानते हैं, जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं बहुत साल पहले, और उनकी 1975 में उनको बम से उड़ा दिया गया था, और शायद वो होते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। तो मतलब उनके भी रूट, मतलब आज 50 साल बाद उनका एक केस वापस रीओपन करता है उनका पोता, कि यार हमको आज तक जस्टिस नहीं मिला है कि उनको बम से किसने उड़ाया है, किस कौन क्या मकसद था उनका। 50 साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं उनके अच्छे कामों की वजह से। आजकल के जो नेता है, वो अच्छे काम तो कम कर रहे हैं और अपनी राजनीति ज़्यादा खेल रहे हैं। दो तरह की राजनीति होती है एज पर डॉक्टर कलाम, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स।
पॉलिटिकल पॉलिटिक्स मतलब रिटोरिकल पॉलिटिक्स, आज छींटाकशी होती है, लोग स्टेटमेंट देते हैं, बयानबाजी करते हैं। हम्म, तो डॉक्टर कलाम कहते थे कि 30% पॉलिटिकल पॉलिटिक्स होगी, आप उसको रोक नहीं सकते, नहीं हो दैट्स 80 हाउ इट इज। 70% डेवलपमेंटल होनी चाहिए। और उनका जो सबसे बड़ा दुख था वो ये था कि उल्टा होता है, हम बहुत ज़्यादा रिटोरिकल और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एजेंडा नहीं बचती। हम्म, दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज। सो आई थिंक इसके लिए 2-3 जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि वन हैज़ टू एक्सप्लेन कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का फ़ायदा क्या होगा आपको। दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट हैज़ टू बी डन वेरी वेल। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी विदेशों में हैं, इंडिया में भी आने की कोशिश करी। इट्स नॉट अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट राइट नाउ, बट इट शुड बिकम इवेंचुअली, वेयर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स इज टॉट and how to communicate developmental politics is also taught. One trend which has emerged, especially in the last 15 years, in India ही नहीं, ये दुनिया का ट्रेंड है. This current US elections, for instance, are the worst in terms of language. हाँ मतलब एक व्यक्ति वो उसको बोल रही है ये कि ये नाज़ी है, ये तो हिटलर है, ट्रम्प तो हिटलर है. ट्रम्प बोल रहा है ये तो पागल है, साइको है, इसको कुछ आता ही नहीं है। और दिस इज द काइंड ऑफ वर्ड्स व्हिच आर यूजिंग। और बाइडेन को बोल रहे हैं ये इसका मंदबुद्धि है। मतलब दीज आर सीनियर स्टॉलवर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स और एक दूसरे को ऐसी बात कर रहे हैं। सो इमेजिन जो इनके नीचे लोग बैठे होंगे वो लोग भी ऐसी बातें करेंगे। बिल्कुल। और वही इंडिया में भी होने लगता है। तो और इसका पार्ट ऑफ द रीजन इज हेट इज वेरी इजी टू सेल। ह्यूमन माइंड रिस्पॉन्ड्स टू फियर। आप डर, सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है डर, जान बचा के भागता है आदमी। दूसरा रिस्पॉन्स होता है लालच, मेरे को कोई हिस्सा मिल जाए। हाँ, तो ये डर एंड हेट इज वेरी इजी। इट्स वेरी इजी टू हेट एंड फाइंड अ रीजन टू हेट समवन। हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो भी आपको जेलसी आ जाती है। तो ह्यूमन टेंडेंसी इज टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशंस एंड दैट coupled with social media where algorithms are built to promote hate, है ना। अगर आप अच्छी बात करोगे तो आपकी पोस्ट वायरल नहीं होगी। राइट। अगर आप गलत बात करोगे, किसी को टारगेट करोगे और उसका हैशटैग लगा दोगे और फिर सब मिलकर टारगेट करेंगे, तो हेट तेजी से फैलता है और एल्गोरिथम उसको ऊपर पुश कर देती है। राइट। टू द एक्सटेंट कि उसमें कंटेंट बनाने वाले, आपको पता है ट्विटर में 43, ट्विटर अब एक्स हो गया, हाँ 43% कंटेंट इज जनरेटेड बाय बॉट्स व्हिच आर प्योरली पेडलिंग हेट एंड नेगेटिविटी। सो बॉट्स बना रहे हैं कंटेंट और हम उनसे लड़ रहे हैं। वो 24 घंटा कंटेंट बनाते हैं, हम रात भर जग करके उस बॉट से लड़ते जा रहे हैं। मुझे पता नहीं वो बॉट है। मेरे को बॉट पता होता तो मैं तो उसको साइड कर देता, ये क्या है, ये तो जिंदा भी नहीं आता उसको यहाँ से। बट नोबडी नोज वेदर आई एम रियल और नॉट। जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो तो पता नहीं कौन है। राइट। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो विद एल्गोरिथम, बॉट्स एंड द ह्यूमन टेंडेंसी फॉर फियर एंड हेंस हेट, दिस ऑल दीज थिंग्स है बड़ा ही एक टाइम एक साथ आ गई और ये कॉन्कॉक्शन ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है। आप बोल रहे हो बात सही है। 20 साल पहले ऐसी बात नहीं होती थी, अब होती है। और अब छोटे-छोटे लेवल पे होती हैं और ये बात पॉलिटिकल कन्वर्सेशन की नहीं है। दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, लोग ब्लॉक कर देते हैं। हाँ सो फॉर द यू लाइक एक्स पॉलिटिशियन, आई लाइक वाई पॉलिटिशियन, अब हम आपको ब्लॉक कर देंगे। राइट। चाहे मेरी 20 साल पुरानी दोस्ती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ वी आर सो ड्रिवन बाय थिंग्स व्हिच वी डिसलाइक दैट वी आर फाइंडिंग रीजंस टू फाइंड कॉन्फ्लिक्ट। तो वी हैव स्टार्टेड एन्जॉयिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। डोपामाइन रश आ रहा है, नशा आ गया है कॉन्फ्लिक्ट करने में। कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे लगता है सुबह से 2 बार लड़ाई ना करें तो उनको खाना नहीं हजम होगा, है ना? तो वो जाके 2 बार एडमिन को गाली देंगे, 3 बार किसी और को गाली देंगे, तो ये सब काम करते रहेंगे। सो इट हैज़ बिकम अ हैबिट एंड इट्स वेरी ईज़ी टू मैनिपुलेट सच पीपल। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर द वन्स हू आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। उनके लिए ये बड़े यूज़फुल होते हैं, ये बड़े अच्छे क्लाउन्स होते हैं। क्योंकि इनको कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा-सा आप इनको कैरेट दे दो हेट का, कुछ लड़ने के लिए, और ये उसी में बिज़ी रहेंगे। राइट। आपको जो बनना है करो। दे विल नॉट पे अटेंशन। वो अपनी लड़ाई में लड़ते रहेंगे। अगर मैं अपने घर में ही लड़ता रहूँगा कि मैं वोट किसे दूँगा या ये नेता अच्छा है या नहीं है, तो हाउ विल आई वरी अबाउट डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स? सड़क पे टूटी-फूटी सड़क है, गंदी हवा आ रही है, मेरे को चिंता ही नहीं है, अभी तो मैं लड़ लूँ पहले व्हाट्सएप पे। सो वी बिकम दैट सोसाइटी, एडिक्टेड। राइट। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए उधर यूएस में, हाँ, मोर लग तो रहा है। इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? सी आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प भी एक विचित्र कैरेक्टर ही है। मतलब ही इज़ ऑल्सो अ स्टोरी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प वर्जन 2.0 जो अब आ रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ द मैन इज़ कॉन्विक्टेड
3 दर्जन क्राइम के लिए ही इज कॉन्विक्टेड, 2 बार इम्पीच हो चुके हैं, है ना। उन लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया, 2 बिलियन का डेट आ गया क्योंकि इतने फाइन पड़ गए हैं लोगों को, इनको इतने इतने कोर्ट ने फाइन लगा दिए हैं कि ही इज अंडर डेट, 15,000 करोड़ का डेट आ गया, एंड येट ही विंस। नाउ वेदर यू लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, यू हेट डोनाल्ड ट्रम्प, द मैन मिस्ड डेथ बाय एन इंच। हाँ। कान उड़ गया, दिमाग उड़ते उड़ते बच गया, अगर सर हिला दिया होता, मतलब नहीं हिलाया होता सर सही मोमेंट पे, तो सर उड़ जाता। राइट। उसका दूसरा भी 1 महीने बाद मारने की कोशिश करता है, वो AK-47 राइफल लेकर के गोल्फ कोर्स पे। बट whether you like him or you don't like him, he is fearless. हाँ। He doesn't know fear. और वो कान ऐसे बह रहा है, वो फोटो आइकॉनिक फोटो है। दैट डे आई थॉट दिस मैन इज गोइंग टू विन इलेक्शन। ऐसे खून बह रहा है और वो कह रहा है फाइट फाइट फाइट, एंड दैट उसने उसको नारा बना दिया। फाइट 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 बिकेम द क्लैरियन कॉल फॉर रिपब्लिकन पार्टी। सो ही इज वन एन इलेक्शन 1988 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बना है और उसको वोट भी सबसे ज़्यादा मिले हैं। यूजुअली प्रेसिडेंट तो रिपब्लिकन बनते थे लेकिन उनको वोट नहीं मिलता था सबसे ज़्यादा, वो उनका कुछ कॉलेजियम ऐसा है, कॉलेज सिस्टम पे चलते हैं, हर स्टेट के अपने पॉइंट्स होते हैं। सो यू कुड एक्चुअली हैव लेस वोट्स बट स्टिल विन द प्रेसिडेंसी। Right. डोनाल्ड ट्रम्प डिड दैट विद हिलरी, हिलरी को ज़्यादा वोट मिले थे लेकिन जीत गए ट्रम्प। तो इट्स द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 40 years द गाय हैज़ वन पॉपुलर वोट, इज वन सेनेट, इज गोइंग टू विन द कांग्रेस, तो उनके दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं, प्लस प्रेसिडेंसी एंड प्लस पॉपुलर वोट। दिस विल चेंज द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑर्डर विल नाउ शिफ्ट। कैसे शिफ्ट हुआ था? शिफ्ट ऐसे होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प वाज द ओनली प्रेसिडेंट इन इन आई डोंट नो 60-70 साल की मेमोरी एटलीस्ट, अगर मैं प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएस में जाऊं, where there was no foreign conflict in which US was involved. No new war was raised. So Russia invaded Crimea during Obama, did not do anything during Trump, and then invaded Ukraine during Biden. Same Middle East में जो चल रहा है वो दिख ही रहा है मैं. I think one very good thing which will happen if when Trump takes over is that there will be no wars. International नई conflicts नहीं आएंगे. Okay, अगर पिछले रिकॉर्ड से मैं देख रहा हूँ बस, तो his solution for Israel was great. Abrahamic Accords, जिसमें उसने इजराइल की सबसे संधि करा दी, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थी उससे दे स्टार्टेड साइनिंग पीस ट्रीटीज। अब जब वो हट गया तो पीस ट्रीटीज भी हट गई। तो आई थिंक इन नेक्स्ट 4 years दैट वुड बी अ ग्रेट स्टेप टू स्टॉप मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। he'll have to find out a way to check Russia Ukraine. He's already said कि इसको मैं my first priority would be to make them sit together, which is exactly what you need to do, make people sit together. China would be under some pressure because Trump is putting a lot of tariffs now. तो ट्रम्प कह रहा है कि चाइना डंपिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ, एंड वी वांट टू रिमूव दिस। डंपिंग मतलब सस्ता सामान बेच दे रहे हैं यूएस में मार्केट कैप्चर करने के लिए। सो इज सेइंग कि आई विल इम्पोज टैरिफ्स ऑन बोथ यूरोप, क्योंकि यूरोप जब एक सामान यूरोप अमेरिका से यूरोप जाता है तो उस पर टैरिफ पड़ता है 20 से 30%, कहीं कहीं 50%। यूरोप से वापस आता है तो कोई नहीं पड़ता सामान पे टैरिफ। तो अब वो कह रहा है कि जितना तुम लगाओगे टैरिफ उतना ही मैं लगाऊंगा, और चाइना पे तो मैं खूब टैरिफ लगाऊंगा। He's saying between 50 to 200% tariff लगा दूंगा, which means India can become a manufacturing hub of the world. Right. Number one. Number two, in general, Trump has a very cordial relation, and Americans in general have a very soft corner for Indians now, especially after what COVID के जो केस में हुआ उसके बाद से they have a very soft corner for India. So India has a great opportunity to to start competing against China for being the manufacturing hub. There will be pressure on China क्योंकि चाइना से काफ़ी हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है हर साल कुछ ना कुछ। That would be in a way less likely. Invasion of China on Taiwan would be very less likely now, which would have been a reality अगर डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और प्लस दो जनरल एक इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है that would also benefit in a big way. Right. So those kind of things will happen, and I think it's even a better news for US actually. I think their economy will grow, and it's important for US economy to remain strong because जब when US अभी आप माने या ना माने, मतलब हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन US is the global police. So दो लोगों में लड़ाई होती है तो सबसे पहले लोग US के पास ही जाते हैं। अब अगर US के पास ही कुछ नहीं था, जब अफगानिस्तान का जो रिट्रीट हुआ था उनका, इट वाज सो बैड कि हवाई जहाज से लोग लटक करके पहिए में गिर रहे हैं ऐसे करके, दैट साइट ऑफ पीपल क्लिंगिंग ऑन टू अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कि भाग जाए अफगानिस्तान से, दैट रियली सेंट अ वेरी बैड मैसेज। द अमेरिकन आर्मी वाज अ फेलियर, एंड दैट आई होप इज एबल टू रिस्टोर इन सम फॉर्म। इंडिया हैज अ वेरी
important role now to play because India is also in BRIC. तो हम ब्राज़ील, चाइना, इंडिया और रशिया भी हम सब एक है, उसमें साउथ अफ्रीका भी आ गया है, वी आर गेटिंग अदर कंट्रीज़। तो एक ब्रिक का है, जिसमें ये सब यूरोपियन और अमेरिकन्स नहीं है। और दूसरा हम एक चाइना के अगेंस्ट जो क्वाड है, हम उसके भी पार्ट हैं। तो हम दोनों साइड हैं। सो वी हैव टू प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अ वेरी स्मार्ट गेम ऑन दिस नाउ। एंड आई थिंक वी आर क्वाइट स्मार्ट नाउ। हम वी नो हाउ टू डिप्लोमैटिकली वी प्ले वेरी वेल। तो वी विल हैव टू डू दैट। ये ना हमें चाइना से कॉन्फ्लिक्ट करनी है, हमें चाइना से कम्पीट करना हम है। नहीं कर सकते ना सर अभी, हाँ, करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं क्यों चाहिए। करें? किसी और की लड़ाई मैं क्यों लड़ूँ? है ना? सो चाइना से ना कम्पीट करो। मैं इनसे सस्ता सामान बेचूँगा, मैं इनसे ज़्यादा पैसे बनाऊँगा। आई विल मेक माय पीपल रिच, दैट्स माय जॉब। मेरे को चाइना से युद्ध नहीं लड़ना और लड़ने का कोई मतलब नहीं है, एज़ यू राइटली सेइंग कि कोई मतलब नहीं है। इट्स अ वॉर ऑफ अट्रिशन, दोनों साइड को सिर्फ लॉसेस ही होने वाले हैं। देयर इज़ नो पॉइंट। बट वी हैव टू स्टिल कम्पीट अगेंस्ट चाइना, देयर इज़ नो अदर वे। चाइना से आपको इकोनॉमिकली तो कम्पीट करना ही है और अमेरिकाज़ के साथ वी विल हैव टू फिगर आउट हाउ डू वी मेंटेन अ रिलेशन विद बोथ ऑफ देम। राइट। यूएस इज़ अ बिग मार्केट फॉर देयर। आपने एक बुक लिखी है और बुक लिखने के पीछे किसी ना किसी का कोई मकसद होता है। बुक का नाम है आपका द ब्लैक टाइगर और आपने करप्शन पे लिखी है। तो सॉल्यूशन भी लिखिए। हाँ, तो करप्शन पे तो आपने बात करी है, पर करप्शन पे ही क्यों बात करी है और उसका क्या सॉल्यूशन है इंडिया के लिए? सी करप्शन रियली अफेक्ट्स एनी कंट्री। दुनिया में अगर आप कंट्रीज़ पे एनालिसिस करिए, इकोनॉमीज़ को बर्बाद करने का नंबर 1 रीज़न हैज़ बीन करप्शन बाय फार। बैड पॉलिसी और करप्शन 2 चीज़ें ही होती हैं एंड बैड पॉलिसी एंड करप्शन यूजुअली गो हैंड इन हैंड। So that was why it is very important to analyze and eliminate corruption to the extent possible. और ये भी सत्य है कि we have a lot of work even now to do to eliminate corruption. There are a lot of things which we can do. Corruption affects the common man in 2 forms, direct और indirect. अगर आपको ट्रैफिक वायलेशन में 100 रुपए, 200, 500 रुपए जो भी होता है, देना पड़े तो ये डायरेक्ट करप्शन है। ये आपको दिखता है, प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष करप्शन जो इनडायरेक्ट है, जो आपको नहीं कर रहा, इफेक्ट डायरेक्टली नहीं दे रहा आपकी जेब से कोई पैसा, लेकिन दे आप ही रहे हो उस करप्शन का भी पैसा, दैट करप्शन इज इवन वर्स एंड बाय मेनी मेनी टाइम्स इट इज वर्स। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। प्रत्यक्ष करप्शन का 2% 3% से ज्यादा होता ही नहीं है। अप्रत्यक्ष करप्शन 90% के ऊपर होता है। किसी भी इकोनॉमी, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी इकोनॉमी में जो ये करप्शन जो पॉलिसी लेवल्स पे हो सकता है, यू नो, दीज आर, जब आप बोलते हो ना थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़, ऐसे नंबर्स आते हैं, दैट इज नॉट, उसका कंपैरिजन वो 100-200 रुपए वाले करप्शन से आप कर ही नहीं सकते हो। इवन उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर लो तो ये एंड अप पेइंग अ लॉट एंड अ नेशन लूजेस अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट इज अंडर दिस कैंसर ऑफ करप्शन, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया। In that book, there is a lot of calculation, math to it, and math के रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। If India comes to the level of corruption, मतलब हम अपना करप्शन इंडेक्स सुधारते हैं और हम उस लेवल पे आते हैं जहाँ पे से यूरोपियन लेवल्स में करप्शन है, यूरोपियन कंट्रीज़ की कुछ कंट्रीज़ में जो करप्शन है, तो हमारा जीडीपी कम से कम 1 से 1.5% पर एनम एक्स्ट्रा ग्रो करेगा। जो अभी ग्रो करता है 6-7%, वो 1-1.5% और जोड़ दीजिए। अगर हम सिंगापुर जैसे लेवल पे करप्शन आ जाते हैं, व्हिच इज़ वेरी लो करप्शन, then our GDP can grow up to 2 to 2.5 times, 2.5% more than what it is growing now. So हम 10% की रेंज में, even with current economic environment जहाँ हम 6-7% करते हैं, 10 के आसपास ग्रो कर सकते हैं। ओके। That is the way India can compete with China. And China को आप वॉर में नहीं हराने की जरूरत ही नहीं है। We have to wars नहीं होंगे ना, इकोनॉमिक वॉर्स होंगे। हमें इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री बनना है। उसके लिए जरूरी है कि वी एलिमिनेट करप्शन, बिकॉज करप्शन इज एट, जैसे छेद है ना, वो आप पानी भर रहे हो, छेद से निकलता जा रहा है, कुछ तो भरता दिख रहा है आपको, लेकिन जो आपका पोटेंशियल था वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इंडिया इज अ कंट्री आई थिंक विद मच मोर पोटेंशियल टू ग्रो इन, एंड इफ आई एनालाइज द लास्ट 25-30 years आफ्टर लिबरलाइजेशन 90s के बाद से, इंडिया हैड अ फार मोर पोटेंशियल टू ग्रो अगर ये करप्शन की बीमारी नहीं होती इस देश में कई जगह, और कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस आए हैं। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट सभी को पता है ना कितने हजार करोड़, लाख करोड़ में पहुंच जाते हैं करप्शन। अब जो भी है वो तो दैट वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू डू इट, एंड इट्स विद टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यू कैन सॉल्व इट। देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल।
टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ करप्शंस इन दिस, स्पेशली डायरेक्ट करप्शन तो काफ़ी सॉल्व कर सकता है। हाँ। जो सड़क पे करप्शन हो रहा है तो आप ऑलमोस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग एआई। दैट्स वेयर एआई इज यूजफुल। पर वो करते क्यों नहीं सर? मतलब उसका कुछ रीज़न, आपने इतने साल की स्टडी करी होगी, आपने कुछ मतलब क्यों वुड सॉल्व नहीं यू वुड करते? यू वुड हाउ सपोज आपके पास एक ऐसी अम, भैंस थी जो बहुत दूध देती थी, हाँ। तो आप उसको खत्म थोड़ी ना कर दोगे जल्दी, है ना? सो मैं आपसे कहूँ आप ही इसको कंट्रोल करो, हाँ। तो उसको बंद करके रखो, आप नहीं करोगे ना। सो द प्रॉब्लम इज द वंस हु आर सपोज टू प्लग द करप्शन आर द वंस हु आर बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम इट एट टाइम्स। तो आप चोर को कोतवाल नहीं बना सकते हो हमेशा ना। तो यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू डू इट। सो इसके लिए यू नीड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप जो जो कहे कि हम इसको करेंगे। somebody has to force it down और रेजिस्टेंस आएगा। एंड दी देयर शुड बी पॉलिटिकल विल एंड रेजिलियंस कि ये रेजिस्टेंस हम टॉलरेट करेंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे, उसको भी हम एंड्योर करेंगे, लेकिन हम ये करके दिखाएंगे। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और बहुत बार हुआ है ऐसा। थिंक ऑफ इट कि इंडिया नोज दिस, राइट? हमने तो एक्सपीरियंसेस हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स, रेजिस्टेंस आया था, बैंक स्ट्राइक पे चले गए। जब कंप्यूटराइजेशन होता 90s में, हाँ, 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 पावर चली गई। अब कंप्यूटर पे सब डेटा सबको पता लग जाएगा, और आता भी नहीं है कंप्यूटर चलाना, तो एक तो सीखना पड़ेगा, ऊपर से पावर भी जाएगी इससे। हुँ। देयर वाज ह्यूज अप्रोच टू इट। देन देयर वर अदर थिंग्स, रिफॉर्म्स लाइक योर पासपोर्ट रिफॉर्म्स। अब पासपोर्ट आपको मच ईजियर मिल जाता है। पहले पासपोर्ट वाज अ वेरी हाईली करप्टेड प्रोसेस। पैन कार्ड के लिए करप्शन होता था पहले, तो अब नहीं होता है। सो समबडी हैज डन इट। There have been people across history, and not one political party, there have been people on both sides of the aisle who have shown कि I can take this project up. But इसको हमें institutionalize और operationalize over a long scale करना पड़ेगा। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है। एआई का कितना बड़ा रोल हो सकता है इसके अंदर? काफ़ी हो सकता है एआई का रोल। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर बढ़िया नहीं से? तो जैसे टेक लेट्स टेक लेट्स टेक द करप्शन व्हिच हैपेंस ऑन से टोल बूथ्स। ठीक है, ओवरलोडेड ट्रक होती है। ओवरलोडेड ट्रक क्या करती है, आप हाउ इट अफेक्ट्स यू इज दैट मोस्ट केसेस में जब ट्रक ओवरलोडेड होती है वो एक्सीडेंट प्रोन होती है। खुद तो नहीं मरती है, दूसरों को मारती है। अब ट्रक की ओवरलोडिंग के अगेंस्ट लॉ है। लॉ विजुअल है, इंसान देखता है ट्रक की ओवरलोडिंग हो गई है, फाइन काट देता है। वही तो होता रहता है जब दिल्ली के चेक पोस्ट एंट्री पे। बट इंसान तो करप्टेबल है, तो देयर इज अ फी। अब क्या होता है कि बिकॉज एक ट्रक से पैसा लेना है तो सब ट्रक से ही पैसा ले लेते हैं। जब सब ट्रक को पैसा देना है तो सब ट्रक ओवरलोड कर लेते हैं, तो अब सब ट्रक ओवरलोड चलेंगी और हर ट्रक पैसा देगी। दिस इज द फेलियर ऑफ अ ह्यूमन सिस्टम। बट इफ यू वर टू पुट an engineering student can do this, is not very difficult. If you can just create an AI system by using a picture at every toll bridge, if you can just map ये ट्रक कौन सी ओवरलोड है और कौन नहीं है, एंड लेट द एआई डिसाइड ऑन द फाइन। आपको नंबर तो आपके नए नंबर प्लेट से तुरंत निकल आया। आपने इमेज सेंसर्स लगा करके यूजिंग अ स्टैंडर्ड कैमरा पिक्चर विद एन इमेज एल्गोरिथम यू कैन फाइंड आउट कि ट्रक इज ओवरलोडेड और नॉट। राइट। Find it. The moment you do that, there's a there's a humanless trail to it. There's no human involved in it. There is no discretion. Corruption happens when there is discretion. जब मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। हुँ। अगर मैं पकड़ा, मतलब अगर गलत हुआ मेरा डिसीजन, तो मैं किसी और को फंसा दूंगा, तब करप्शन होता है। अगर अकाउंटेबिलिटी है तो करप्शन कम होगा। राइट। अगर डिस्क्रिशन कम करेंगे तो भी करप्शन कम होगा। तो करप्शन का फॉर्मूला है उस बुक में कि करप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिशन इनटू अकाउंटेबिलिटी। इनमें से एक को भी अगर आपने जो है बहुत सॉलिड कर दिया कि डिस्क्रिशन जीरो कर दिया आपने, या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपने जीरो कर दी, तो 100% अकाउंटेबिलिटी, तो करप्शन नहीं हो सकता उस सिस्टम में, क्योंकि डर होता है पकड़े जाने का। पकड़ा जाऊंगा तो मैं ही फंसूंगा, या मैं डिसाइड ही नहीं करूंगा, एआई डिसाइड करेगा। एआई कैन डू बोथ। इट कैन रिमूव डिस्क्रिशन, ह्यूमन डिस्क्रिशन इन सिस्टम्स, एंड इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी इन अ ह्यूज वे। नहीं। बट टू इम्प्लीमेंट दैट एआई यू नीड समथिंग कॉल्ड विल पावर। हाँ। ठीक है, सो वो विल पावर चाहिए। मेरे को तो 100 बच्चे दे दो जिनको पाइथन आता हो, सारे में से, मतलब ये जितने भी आप जिन करप्शन के बारे में आप सुनते हैं, इन 1 ईयर दीस गाइस कैन कोड 100 डिफरेंट सिस्टम्स और 50-60% सॉल्यूशंस निकाल देंगे। आपके हिसाब से गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? गवर्नमेंट बहुत बड़ी होनी चाहिए या मिनिमलिस्टिक छोटी होनी होनी चाहिए। चाहिए? See, government, there are two forms of government. One is the socialist form of government, which is the communist socialist form of government, जो यूएसएसआर से शुरू हुई, लेनिन के टाइम पे, स्टालिन से होते हुए, फिर माओ के टाइम पे चाइना गई, कैम्बोडिया पोल पॉट के टाइम पे गई,
एंड देन क्यूबा गई, वेनेजुएला गई। दीज आर हेवी गवर्नमेंट्स। इसमें गवर्नमेंट की लार्ज ब्यूरोक्रेसी होती है और गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लेती है और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको क्या मिलेगा। The other form of government is a light government, where you keep your money, you decide what has to be built, largely capitalistic, जहां तक हो सके free market, but you keep your money. The government will only do the basic tasks which you cannot do. अब you can't fight a war, right? आप पाकिस्तान से आप BSF नहीं लगा सकते, वो आप नहीं कर पाओगे। आप पुलिस नहीं कर सकते, लोकल पुलिसिंग तो नहीं करोगे ना कि 4 लोग मिलकर पुलिस चलाते हैं। तो प्राइवेटाइज आप पुलिस नहीं कर सकते हो। So there are certain things which can be run by private individuals or organizations. There are others which the public sector needs. You have to minimize the role of government in people's life. कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं किधर चिकित्सा करा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझे डिसाइड करने दो। आप वो चीज़ें करो जो मैं नहीं कर सकता, जिसके लिए गवर्नमेंट है, टैक्सेशन, डिफेंस, some environmental policies, policing, so on. So government should be light. Lightest governments work more efficiently because you have to trust your people. If it's a democracy and it's a government is nothing but people's will, then let people have कुछ जगह तो दो उनको अपने will exert करने के लिए। मेरी लाइफ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं गवर्नमेंट पे क्या कंट्रोल करूंगा? So this is what in fact US election है, it is mostly about this. Republicans are saying low government, light government. Democrats are saying heavy government और हम सब्सिडी देंगे फिर। पहले खूब टैक्स लेंगे फिर हम सब्सिडी देंगे। तो इस प्रोसेस में करप्शन भी हो सकता है, राइट? क्योंकि then you have the bureaucracy hand. And इस प्रोसेस में how does the government know what do I need? Why is the government knows better about what I need than what I know about myself? मतलब गवर्नमेंट हुई ना, और ये सोवियत एक्सपेरिमेंट फेल्ड। सोवियत डिसाइडेड कि किसको कितनी ब्रेड मिलेगी हम बताएंगे, किसको कब गाड़ी मिलेगी आप बुक करोगे, आपको 10 साल बाद हम बताएंगे कि आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सो गवर्नमेंट्स कैन नॉट कीप डिसाइडिंग ऑन इट, राइट? द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड अगेन आई वांट टू ब्रिंग द एआई पार्ट ऑन टू दिस, अब गवर्नमेंट में भी एआई काफी आ गई है। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसपेरेंसी। सो डेटा कैनॉट फ्लो वन वे। What AI is doing to a lot of governments across the world and computation is doing is that government को तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। It cannot be a one way street. There has to be a mutuality. Mutual होना चाहिए। मुझे, अगर आप गवर्नमेंट हो तो मुझे आपके बारे में भी बहुत कुछ पता है जो आपको मेरे बारे में पता है, राइट? तो that mutuality is not also, तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इजी कि स्वीपिंग रिमार्क हम दे रहे हैं, AI लगा दो सब सॉल्व हो जाएगा। बट इवन विद AI you need a policy of transparency and being mutual exchange of information, right? So that's what the governments have to be. So governments not only have to be light, they have to be transparent. आपकी बुक में भी लिखा है पेज नंबर 21 पे ट्रांसपेरेंसी की बात करी है, बट अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा तो फिर तो गवर्नमेंट का रोल ही कम हो जाएगा और गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है ऐसा। बट ऐसे ही तो होना ही चाहिए ना। गवर्नमेंट का रोल तो कम से कम होना चाहिए ना। गवर्नमेंट का रोल वहाँ होना चाहिए जहाँ जस्टिस देना है, जहाँ पे कुछ राइट्स हैं फंडामेंटल, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट विल पावर नहीं है सर, मतलब अगर आप जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर एक और डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस DGGI डिपार्टमेंट, तो उसको भी देखने के लिए एक और डिपार्टमेंट बना रखा है और उनको भी देखने के लिए एक और डिपार्टमेंट बना रखा Who है। will watch the watchdog वाली बात है ना। तो जैसे सोवियत एरा में होता था ना, वो उनको पता भी नहीं होता था कि तो सिटीजन्स के ऊपर कोई स्पाई कर रहा है, उन स्पाइस के ऊपर एक और स्पाई है, उसको वो नहीं पता है ये भी स्पाई है, फिर उसके ऊपर एक और स्पाई है। खत्म कहाँ होती है कड़ी किसी को पता ही नहीं। हर आदमी सोचता है कि दूसरा वाला गुप्तचर है कोई। वी आर जस्ट सराउंडेड बाय सर्वेलेंस एजेंट्स। तो दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क ना, बिकॉज आप एजेंसी पे एजेंसी बना करके तो नहीं होता सर्वेलेंस। तो which means that the fact that you have to put a watchdog के ऊपर watchdog should alert you कि policy में कुछ खोट है, there is something wrong and you have to address that. The framework, the management has to be addressed. By putting institution above institution does not solve anything, because फिर उसके ऊपर डालते जाओगे तो endless chain है, जब उसका पता लगेगा तो एक और डाल देते हैं, layer ही layer बनती जाएगी and you make a very heavy government where one agency is just doing surveillance on the other agency and back and forth हो रहा है. So we have to create a policy framework, and that's where intelligent policy making is a very critical step. अब सवाल ये है कि करेगा कौन? तो इन assume कि विल पावर है, होनी चाहिए, I suppose. There are parliamentarians who will implement a policy, but does India have the right capability of institutions जो उनको वो knowledge support दे सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है?
क्या हमारे पास सिमुलेटर्स हैं पॉलिसी के कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या हम उसको पहले से ही टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम उसकी मॉडलिंग करना जानते हैं कि क्या हम स्मॉल सैंपल में हम इसको पहले टेस्ट करें, उसके रिजल्ट्स लें, उसका एनालिसिस करें? सो ये जो डिवीजन है होनी चाहिए ऑफ इनोवेशन इन गवर्नेंस, वो मिसिंग है. We do not have innovation in governance. Na? We have IT department, we have IB department, we have this department, we have CBI and XYZ. But there is no ministry of innovation. और वो है भी तो जहाँ थोड़ी बहुत राज्य सरकारों ने लगाई है वो इनफेक्टिव सी साइड मिनिस्ट्री है. इंडियाज अभी ये यूएस में होने वाला है. इलॉन ट्रम्प माइट बी एक्चुअली द वन हु विल हैंडल अ मिनिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन और व्हाटएवर दे कॉल इट. बट काम वही है, गवर्नमेंट में ट्रांसफॉर्म और इनोवेशन लाना है. इट्स हाई टाइम इंडिया डज इट. इंडिया शुड टोटली सेट अप अ मिनिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन. तो क्या लगता है आपको कि कितने सालों में हो पाएगा सर यहाँ पे? नहीं, विल पावर हो जाएगी तो कल हो जाएगा. आई थिंक विल पावर भी होने के लिए क्या है ना, अभी जैसे मुझे आई एम वेरी होपफुल क्या जब इलॉन मस्क डज दैट एंड ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, मतलब नाउ नॉट नो लॉन्गर बट अभी है तो टॉप 5 में आर एन. तो ही इज द मोस्ट आइकॉनिक इंडिविजुअल. हमारी जनरेशन का सबसे आइकॉनिक आदमी इज इलॉन मस्क. इफ दैट मैन इज गोइंग टू टेक दिस जॉब, I am very, very hopeful and very confident that a country like ours, which is the largest democracy, will notice it and we will try to replicate it. My only caveat is do not give it to, it has to be a multi-pronged approach. It cannot be just given to कि bureaucrats करेंगे या इसको सिर्फ टेक्नोक्रेट्स करेंगे या इसको सिर्फ बिजनेसमैन करेंगे. वो नहीं कर सकते आप. आपको एक मल्टी डिमेंशनल लोगों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और उनको अलग अलग टास्क देने पड़ेंगे. बट इनोवेशन शुड बी अ सेंटर स्टेज. इनोवेशन तो तब होगा ना सर जब एजुकेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड होगी. आज इंडिया की हालत एजुकेशन में सबसे ख़राब है. आप गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देख लो, सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़े निकलेंगे वहाँ पे. खुद को ही बहुत स्ट्रगल करना है, पूरी लाइफ स्ट्रगल करना है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ. और अब तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज ऐसी बना रखी है कि आपको 8 तक पास करते रहना है. फिर जब बच्चा 9th में आएगा, 10th में आएगा, 12th में आएगा तो वो तो मेरे ख्याल से आगे की पढ़ाई तो क्या करेगा. क्योंकि आप राजस्थान का एक डेटा देखोगे, वहाँ पे 1 करोड़ लोगों ने जॉब की एप्लीकेशन लगाई, उसमें से 67 लाख लोग 9th पास है, बाकी के 12th पास है. कैसे नौकरी देंगे, कैसे वो इनोवेट करेंगे, कैसे वो क्रिएटिव बनेंगे. तो एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है सर? दो बातें हैं. मैं आई डिसएग्री विद द आइडिया कि एजुकेशन से इनोवेशन आती है. उल्टा भी होता है. आई कैन टेल यू सो मेनी केसेस जहाँ इट्स अबाउट, एजुकेशन इज नॉट अबाउट डिग्रीज. जैसे गांधी जी भी कहते थे ना, माई मदर वॉज वाइज बट अनएजुकेटेड. तो महात्मा गांधी ने कहा ये बात, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि आदमी जिसको डिग्री बड़ी मिल गई वो ही इनोवेटिव हो सकता है. और अगर ऐसा होता तो धीरू भाई मानी के पास MBA होता है ना. सो ऐसा नहीं होता है. एजुकेशन और इनोवेशन इज अ कल्चर विच कैन बी डन बाय एनीवन. छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग कर सकते हैं. जो झाड़ू लगाते हैं सड़क पर रोज सुबह, वो बहुत ही इनोवेटिव. आपने कभी देखा है उनको? कभी सुबह 5 बजे उठ के देखिए, वो भी बड़े इनोवेटिव तरीके से करते हैं चीज़ें. उनको पता है विंड डायरेक्शन किधर है, उनको झाड़ू को कैसे कम से कम बेंड करके हम झाड़ू लगाएं, किस तरीके से हम लेके जाएं. वो इवन दैट टास्क विच साउंड्स अ वेरी मंडेन टास्क, यू कैन बिल्ड इनोवेशन इन इट. इनोवेशन हैज टू बी अ नेशनल कल्चर. इट्स अ सोसाइटल कल्चर एंड सोसाइटल कल्चर एंड नेशनल कल्चर इज बिल्ट फैमिली लेवल पे. क्या हम बच्चों को, अगर ये ग्लास टूट जाए एक बच्चे से, तो पहला रिएक्शन क्या होता है ना? कि गिलास तोड़ दिया, थप्पड़ लगा देंगे. 200 रुपये का गिलास तोड़ दिया, हाँ. है ना? अगर वो आपका वो खोल दे, टीवी खोल दे या कुछ भी, जैसे बच्चे तो करते ही थे, हमने कितने रेडियो खोले हैं, है ना? सो अगर ऐसा हो जाए तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि खराब हो जाएगा, दूर रहो, मोबाइल महंगा है, छुओ नहीं, टीवी महंगा है, रिमोट कोई और छुएगा. तो हमने एक ऐसा कल्चर बना दिया है जहाँ पे वी ग्रो अप इन अ सोसाइटी जहाँ पे अगर कोई चीज़ कठिन और ऐसी लग रही है कि ये कॉम्प्लेक्स है तो मैं इससे दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं इसको तोड़ ना दूँ या मैं कुछ करूँ ही नहीं, मैं फेल ना हो जाऊँ, ना मैं इसको ज़्यादा ऑब्जर्व ना करूँ, मैं इसके साथ रिस्क मत लूँ. सो इनोवेशन कम्स in a society comes when the society is not afraid of failures and some losses. कुछ चीजें टूटेंगी फूटेंगी, कुछ चोट भी लगेगी और कुछ नई चीजें उन्हीं से बन करके निकलती हैं. सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ना. जापान में वो होता है ना, वो टी पॉट होता है जिसको वो टूटा होता है तो इसको जोड़ते हैं, वो गोल्डन कलर के किसी फाइबर से कुछ जोड़ते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है. एंड दे से आई थिंक इट्स कॉल्ड वाबी साबी और समथिंग. कि मतलब देयर इज डिफरेंस, देयर इज इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है. यू हैव टू बिल्ड दैट कल्चर. सीधा छोटी सी चीज़ है, वो पॉट है, वो टूटा हुआ है, बच्चे को देखते होंगे तो टूटा पॉट भी अच्छा दिखता है,
मतलब पॉट का टूटना इतना बुरा नहीं होता, टी पॉट टूट जाए तो बुरा नहीं हो जाता है। दैट्स व्हाई जापान मेक्स टोयोटा, कोडैक बनाता है, टोयोटा बनाता है ना। हाँ, तो हमें भी ऐसा ही कल्चर बनाना चाहिए। और एजुकेशन ऑफ कोर्स हैज टू बी डन, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड यू। बट वैसा भी सच है कि क्लास 4 की पोजीशंस निकलती हैं, मतलब बेसिकली पीएन्स की पोजीशन निकलती है, उससे पीएचडी से भी अप्लाई करते हैं, तो एजुकेशन का दूसरा इम्पैक्ट भी है। यूपी में ऐसा भी हुआ है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, बट इट हैज टू बी डन एट फैमिली लेवल। राइट। तो आप एजुकेशन सेक्टर में भी तो आप भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके शायद 40,000 स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा वहाँ बताएंगे आप कैसे उनको एजुकेट कर रहे हैं? 40,000 स्टूडेंट्स था एक प्रोजेक्ट में हमारे, फिर हमारे, हाँ, तो वो फिर देन वी हैव लाइब्रेरीज, वी ऑपरेट अबाउट 490 लाइब्रेरीज अक्रॉस इंडिया, सेट इट अप एंड रिमोट जगह पर हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चे चिल्ड्रन ऑब्जर्वेटरी में रहते हैं, जिनके हाथ से कुछ गलत काम हो गया, और उनको कोर्ट से सज़ा मिलती है, और वो मतलब वो एक तरह का, वी डोंट कॉल इट प्रिजन, बच्चों के लिए ऐसा बोलते नहीं है, बट है वो वैसा ही कुछ। तो वहाँ पे हम बच्चों को काम करते हैं, वही को अलग प्रोजेक्ट है हमारा। उनको तो निकालना पड़ेगा, वो तो अपराधी बन जाएंगे आगे जाकर के, अगर उनको हम सही नहीं करेंगे तो उनको प्रेरणा देना, उनको सही करना, दैट इज समथिंग ऑल्सो विच वी डू। बट द प्रोजेक्ट विच यू टॉकिंग अबाउट इज होमी लैब, विच इज रिलेटेड टू इनोवेशन। व्हाट होमी लैब डज इज, होमी जहांगीर भाभा, है ना, होमी जहांगीर भाभा वाज इंडियाज फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर मिशन, एंड आई थिंक अ मैन ऑफ हिज फ्यूचरिस्टिक व्यू, मतलब मोस्ट फ्यूचरिस्टिक पर्सन इन इंडिया, एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया में, कि 1950 में ही वांटेड टू मेक इंडिया इनटू अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, एंड ना सिर्फ न्यूक्लियर, इसे थोरियम पावर भी बनानी चाहिए अब, जो अभी भी नहीं बनी। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम वेरी अर्ली ड्यू टू अ प्लेन क्रैश। लेकिन होमी जहांगीर भाभा को डेडिकेट करते हुए वी सेट अप समथिंग कॉल्ड होमी लैब। व्हाट होमी लैब डज इज दैट, आप वो स्किल्स देखिए जो आज से 5 या 10 साल या 15 साल में इंपॉर्टेंट होगी। क्या होंगे? वी हैव नो आइडिया, करेक्ट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। If you are the youngest nation or one of the youngest nations, but the most young population in the world, then we have to know कि इन यंग बच्चों के लिए जो स्कूलों में हैं या कॉलेजेस में हैं, उनको भविष्य में जो जॉब्स मिलने हैं वो किन सेक्टर में मिलेंगे। अदरवाइज क्या होता है, बीटेक फर्स्ट ईयर में बच्चा दाखिल होता है कि आईटी सेक्टर हॉट चल रहा है, वो जब तक फोर्थ ईयर में जाता है आईटी में जॉब ही नहीं मिलती इसको, तब सिविल हॉट हो चुका होता है। तो ये जो लूडो खेल रहे हैं हम of education, that has to end. राइट। So what we need to do is we need to predict कि future skills कौन सी important होंगी and train people today for it. So for instance, आज से 5 साल बाद गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, बिल्कुल। बट आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी, नहीं आएगी, हाइड्रोजन कार आएगी। अगर हम इलेक्ट्रिक कार में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो हम अटक जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार चलेगी कुछ साल, उसके बाद हाइड्रोजन कार जिस दिन एफिशिएंट बन जाएगी, कोई इलेक्ट्रिक कार वार नहीं खरीदेगा। व्हाई वुड यू वांट टू बाय अ कार जो 250-300 किलोमीटर पे बैठ जाए? आप हाइड्रोजन से चलाओ, पानी निकलेगा एकदम साफ पानी, सड़क भी धुल जाएगी, आप भी पी भी सकते हो, डिस्टिल्ड पानी है। सो यू हैव दैट कैपेबिलिटी नाउ। और इन द वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग इन हाइड्रोजन फ्यूल, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन हाइड्रोजन कार्स, हाइड्रोजन के इंजन्स बन रहे हैं दुनिया भर में। लेकिन आर वी टीचिंग अ कोर्स टू चिल्ड्रन टू, इज देयर अ बीटेक इन हाइड्रोजन फ्यूल, इज देयर अ पॉलिटेक्निक कोर्स इन हाइड्रोजन फ्यूल? कौन बनाएगा उनको, कौन रिपेयर करेगा उन कार्स को? जब वो कार मार्केट में आएंगी तब हम वर्कफोर्स बनाना शुरू करेंगे, दैट इज वेयर वी मिस द बस। हम बाद में करते हैं सारी चीज़ें। हाँ, हम रिएक्टिव है ना, वो थोड़ा हमारा माइंडसेट ऐसे ही होता है, एंड तक रुके रहो फिर देखेंगे क्या करना है। आवर जॉब इज टू, एट होमी लैब, इज टू प्रिडिक्ट about 60 skills which will change the future, and we have to not only identify them, we produce world class content in any language. मतलब ऐसा दिखना चाहिए जैसा इंटरस्टेलर मूवी दिखती है, सुंदर दिखना चाहिए वो। एजुकेशन गंदा नहीं होना चाहिए कि लग रहा है गंदा सा पीपीटी है, लाल रंग से लिख दिया है ना, होता है ना कुछ लोग ऐसे चटक लाल छोटे छोटे फॉन्ट में लिख देते हैं टीचर्स, और उनका लॉजिक ये होता है कि एजुकेशन के लिए है तो इसमें तुम, आई डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल, बट इट हैज टू लुक ब्यूटीफुल। द माइंड, right side of the mind will react to things which look good. They should feel good, they should have good sound, they should be immersive. So what we do is that पहले तो ऐसा content, और दूसरा, you can take people today into that future, and which is nothing is like experiencing, बोलते हैं ना, nothing is like doing. Best way of learning is to do it. Now I can't make you do hydrogen fuel, अभी तो भाई नहीं कोई, ना मैं हाइड्रोजन कार आपसे बनवा सकता हूँ, बट मैं उसको वर्चुअल रियलिटी में तो ले जा सकता हूँ। Right. सो वी हैव बिल्ड फॉर ऑल ऑफ दीज कोर्सेज
द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी नाउ, अगेन इन एनी लैंग्वेज, इंडिया में बनाया, इंडियंस ने बनाया है, इंडियन इंजीनियर्स हैं, इंडियन कोडर्स हैं, और इनमें से कोई आईटीएन नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने मिल करके वी बिल्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑन फ्यूचरिस्टिक सिमुलेटर्स। तो मेरे जो बच्चे हैं, जो इनको हम पढ़ा रहे हैं, वो जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो उसको सही कैसे करना है, कौन सा लीवर घुमाना है, कौन सा बटन दबाना है। क्वांटम कंप्यूटर इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में 3-4 जगह है, एंड यू कैन डू दैट। दे नो हाउ एन एस्ट्रोनॉट, अगर वो एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो उनको पता है पानी कैसे पीना है, तो कैसे हाथ दबा करके, कैसे मुंह में वो स्ट्रॉ लेकर के, क्योंकि आप ऐसे नहीं पी सकते ग्लास की तरह, जीरो ग्रेविटी है। दे नो हाउ टू ईट फूड, दे नो हाउ टू पुट अ स्पेस सूट, दे नो हाउ टू, कैसे हम वेल्डिंग करते हैं स्पेस में, दे नो ऑल दैट, दे कैन डू इट बिकॉज दे हैव डन इट विद देयर हैंड्स, नॉट जस्ट ऑन अ स्क्रीन, बट दे हैव डन इट विद देयर ओन हैंड्स, एंड दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। वी कैन डू इट फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, बहुत ईजिली किया जा सकता है। इट्स अ वेरी लो कॉस्ट टूल नाउ। आप एक बार बनाते हो, हर बार चलता है, बार-बार थोड़ी ना बनाना है आपको, राइट? सो वी हैव टू लुक एट दीज़ ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। नया दिशा दी आपने आज, मुझे दी तो लाखों लोगों को भी दी होगी आज। आई होप, और मेरे को लगता है कि ऑडियंस लाइक और कमेंट के माध्यम से बता देगी कि कैसा पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you for coming all this way, and very happy to meet you. I wish you all the best, and I wish your audience all the best. If you have any questions, please put it in the remarks. I will try to answer that. If you have some specific questions, happy to answer you in this इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए, ठीक? चलिए, थैंक यू सर।